के, मंजन करके देख बैठे हुए हैं, देखने लायक हैं, तो आप लोग अपना चेहरा बिल्कुल खोल के बैठें। हम देखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझको भी, सभी लोगों जुड़ते रहें। चलिए कौन शुरुआत करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, वेरी गुड। जेडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है फर्स्ट पेपर के लिए हम पढ़ाएंगे। तो जो पेपर सर ने मेरे पास भेजा है, उस पेपर में आपका सोलर इक्लिप्स के ऊपर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने सुबह सुबह उसका पूरा पेपर को देखा। तो सबसे पहले हम आपको सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर सोलर इक्लिप्स और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो पढ़ाएंगे। साल में मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, मिनिमम कितनी बार हो सकता है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सन सिस्टम को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। सूर्य सिस्टम क्या है? आपने इतना तो बचपन में पढ़ रखा होगा कि सूर्य जो है वो मूवमेंट नहीं करता है, उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ ना में जवाब देते जाएं। ठीक है, इस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो जो इनका ऑर्डर है वो मैं पहले बता दूं। सबसे पहले मरकरी है, मरकरी मतलब बुध ग्रह। उसके बाद सेकंड नंबर पर वीनस है, थर्ड नंबर पर जो है वो आपका अर्थ है, और फोर्थ नंबर पे मार्स। ठीक है, मार्स है। इसके बाद फिर कौन सा है? इसके बाद आपका जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। प्लूटो को 2006 में एलिमिनेट कर दिया गया, सन फैमिली से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया उसके पीछे कारण है। इसका करेक्टर ठीक नहीं था। करेक्टर इन द सेंस, अब इसका करेक्टर ऐसा नहीं कि किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमता था या घूमती थी, ऐसा नहीं। इसका करेक्टर का मतलब ये है, ऐसा माना गया कि हो सकता है ये हमारे प्लेनेट, हमारे सन फैमिली का प्लेनेट ना होकर किसी दूसरी सन फैमिली का प्लेनेट है। तो 960 ईयर 960 साल इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 2006 में 960 ईयर जोड़ देंगे तो हमारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी। तो उसको 960 ईयर तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। और देन इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि ये हमारी फैमिली का प्लेनेट है या नहीं है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 960 ईयर बाद हम लोग शायद नहीं होंगे। हैं, होंगे कि नहीं होंगे सर? आपको लगता है आप होंगे? ठीक है, अच्छी बात है। तो 960 ईयर, तो इसको तो हम पहले इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये जो है हमारे सन फैमिली का एक ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर में फर्स्ट ये जो 4 प्लेनेट हैं इनको बोलते हैं इंटरनल प्लेनेट, और जो लास्ट के 4 प्लेनेट हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल प्लेनेट। ठीक है, ये जो लास्ट के प्लेनेट है ये गैसीय फॉर्म में है। पहले बेसिक बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ये किस में है? गैसीय फॉर्म में है, यानी गैस के गोले हैं, गैसेस हैं। लेकिन इनमें जो गैसेस कंटेंट्स है वो अलग अलग है। किसी में मीथेन ज्यादा है तो किसी में कोई दूसरी गैस ज्यादा है, इस तरीके से है। ठीक है, तो गैस का कंटेंट्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये गैसी फॉर्म में है, यानी ये सॉलिड नहीं है, यहां पर पृथ्वी नहीं है। अगला जो फर्स्ट 4 ये जो दिख रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म में है। और ये कैसे सॉलिड फॉर्म में है इनको समझने की कोशिश करिए। आप लोगों का कोई दिक्कत हो जो दूरदर्शन के तहत पढ़ रहे हैं, वो कृपया करके अगर कोई चीज ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो इंटरनल प्लेनेट हैं इनमें से ये वेट के हिसाब से हैं, यानी कि अपने मास और वेट दोनों में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 किलो का बांट लोहे का लिया जाए और 1 किलो कोई दूसरी चीज ले ली जाए, भिंडी ले ली जाए तो उसका मास ज्यादा होगा, पालक ले लेंगे तो उसका मास और ज्यादा होगा। समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, रुई ले लेंगे तो मास और ज्यादा होगा। और अगर 1 केजी गैस ले ले कोई तो वो बहुत ज्यादा मास होगा। होगा कि नहीं होगा? गैस का तो कोई मास होता नहीं, तो जिस चीज में डाल दोगे उस चीज के बराबर वो सेफ ले लेगी। समझने की कोशिश करिएगा। तो जो ये इंटरनल प्लेनेट हैं इनमें सबसे ज्यादा मेटल मरकरी में है, सेकंड नंबर पर वीनस में है, अर्थ पे आप हो इसके बारे में आप जानते हो, और फिर मार्स में है। सबसे ज्यादा जो भारी मेटल हैं वो कौन से हैं? वो प्लेटिनम है, गोल्ड है, आप लोगों ने सुना होगा। और गोल्ड से मोहब्बत भी होगी सभी बेटियों को यहाँ पर। ठीक है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो अलग ये सारे ऑर्बिट्स पर घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं,
लेकिन दो ऐसे प्लेनेट हैं जिसका नाम है वीनस और यूरेनस, ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी दो प्लेनेट क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी सारे कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एग्जामिनेशन में आपके ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि दो क्लॉकवाइज, यानी इन दोनों प्लेनेट पर जो सूर्य निकलता है वो पूरब में न निकलकर पश्चिम में निकलता है और पूरब में डूबता है, बाकी जगहों पर पूरब में निकलकर पश्चिम में डूबता है, क्योंकि इन दोनों का घूमने का जो दिशा है वो थोड़ी सी क्या है, अलग है। और अब हम इसके बाद आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, इसमें उसको समझने की कोशिश करिएगा। अर्थ से सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं मेटल, वो सारे अर्थ से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, अर्थ से। तो अर्थ की सबसे अंदर जो भाग है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। हिंदी में बोलते हैं क्रोड। और ऊपर का सबसे हिस्सा इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं आउटर कोर। क्या बोलते हैं, आउटर कोर। तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे, 7671 किलोमीटर, 7671 किलोमीटर जब हम अंदर जाएंगे, कहीं कहीं पे 73 भी लिखा हुआ है, जब हम अंदर जाएंगे तो हमें अपने अर्थ का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, कहां क्या मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ये हिस्सा हमको मिल जाएगा। और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे अर्थ के अंदर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन डेंसिटी के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर जो हमारे कोर का टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये शायद काफी होता है, इतने पर हर चीज लिक्विड होती है, यानी इतने टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। तो अर्थ का जो इंटरनल हिस्सा है ये देखने में तो सॉलिड लगता है, क्योंकि इसी जगह का जो कोर में ये बता रहा हूं, इस कोर में जो डेंसिटी है वो 13.5 पर सीसी है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड है नहीं, एक्चुअली ये किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। और 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, जिस मेटल की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो मेटल उतना भारी होगा, उतना सॉलिड होगा। प्लेटिनम की है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। तो इसका मतलब जो गोल्ड है, जो प्लेटिनम है, या जो भारी तत्व हैं, जो भी भारी मेटल हैं, वो सब कोर या आउटर कोर के पास कहीं पर हैं। लेकिन क्या 5000 डिग्री टेम्परेचर पर या अर्थ के अंदर 7600 किलोमीटर अंदर जाकर क्या किसी मेटल को निकाला जा सकता है, सोचिए। निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, भाई और बहनों, नहीं निकाला जा सकता ना। तो फिर ये कान में और नाक में आपने कैसे पहन रखा है, कहां से आ गया, ये समझने की कोशिश करिए। हम किसी दूसरे प्लेनेट से लेके नहीं आए हैं, तो ये कैसे, यहां नहीं निकाल सकते इसको। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करें। ये सारी चीजें यहां पर हैं, जबकि जो माइनिंग है, जितनी भी माइंस हैं हमारे अर्थ पर, जितनी भी माइंस हैं, वो सारी माइंस फर्स्ट इसमें है, यानी अर्थ क्रस्ट के पास है, इस जगह पर है। यानी हम चीजों को यहां से निकालते हैं। और ये सबसे सॉलिड, मतलब ये सबसे ज्यादा, इसकी डेंसिटी सबसे कम, लेकिन ये सबसे मजबूत हिस्सा है, और इसी में पानी भी मौजूद है। ये सबसे मजबूत हिस्सा है। तो हम यहीं पर खुदाई करके चीजों को निकालते हैं। तो एक कंसेप्ट ये फेल हो जाता है कि अगर अंदर डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड चीजें अंदर है, तो ऊपर से कैसे निकल आती हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि जब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कुकर में आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और दाल जल्दी पक जाएगी। अगर सेम पे करके पकाओगे तो देर में पकेगी। कोई भी चीज अगर आप पका रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। तो अंदर टेम्परेचर अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रेशर अधिक होने की वजह से ये यहां से प्रेशर रिलीज होकर बाहर निकलना चाहता है। प्रेशर हमेशा आउटसाइड की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। प्रेशर अपने को हमेशा रिलीज करने के लिए अपने प्रेशर को कम करेगा। तो जब वो बाहर की तरफ निकलेगा तो जो चीजें इस जगह पर अवेलेबल हैं वो यहां पर आ जाएंगी आउटर कोर पर। और अगर आउटर कोर की भी चीजें जो मिल जाएंगी फिर वो इसको इसको बोलते हैं सॉफ्ट
इस एक और लेयर होती है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट लेयर। इस सॉफ्ट लेयर को तोड़ेंगी तो जो चीजें यहां पर हैं वो भी इसमें मिक्स होंगी। फिर अगर इसको भी तोड़ के ये ऊपर चली जाएंगी तो ये यहां तक आ जाएंगी। अगर ये तोड़कर बाहर निकल जाती हैं तो ज्वालामुखी फट गया। और अगर ज्वालामुखी फट गया तो सिलिका, सिलिकॉन, जितनी भी चीजें हैं, मेटल्स, वो सारी ऐसे मान लीजिए कि आप हर चीज को मुंह में डालिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को, और ऐसे करिए और इसके बाद उसको थूक दीजिए। अब कह दिए इसमें निकाल लो चीजें कहाँ क्या हैं, तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सारी चीजें मिक्स हो गई। तो इसी तरीके से अर्थ ने भी एक तरह से कुल्ला कर दिया। तो अब उससे चीजों को, मेटल्स को बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हिस्सा सबसे मजबूत है, भी मैंने आपको पढ़ाया, और ये सबसे ठंडा है। तो जब इस जगह तक चीजें पहुंचती हैं तो यहां पर क्या क्रिएट होता है, ठंडक की वजह से प्रेशर जो है क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे कुकर को एकदम तुरंत खोलना हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी अगर एक दो गिलास डाल दोगे तो तुरंत खुल जाएगा। तो वो इस जगह पर आकर प्रेशर बड़ी तेजी से रिलीज होगा। और अगर ये प्रेशर फटा नहीं तो यहां पर सदियों बाद ये जो क्रिस्टल्स नीचे से आए थे ये ठंडे हो गए और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों की माइनिंग्स क्रिएट हो गई। कहीं से कॉपर निकल रहा है, कहीं से गोल्ड निकल रहा है, कहीं से सिल्वर निकल रही है, कहीं से प्लेटिनम निकल रही है, या कहीं से दूसरी चीजें निकल रही हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें कुदरत हमको कहां से देती है, अर्थ क्रस्ट से देती है। और अर्थ क्रस्ट तक ये कैसे पहुंचती है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इस पर से कहीं क्वेश्चन बनेगा तो आई थिंक दैट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कर ले जाओगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हमको अर्थ में इस तरीके से मिलता है। तो ये पता होना चाहिए इंटरनल जो कोर है उसका सेंटर पॉइंट क्या है, कोर का जो डेंसिटी है वो क्या है, कोर का जो टेम्परेचर है वो क्या है। इतनी चीजें मेनली मैंने आपको बताई। अब हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे और अगली चीज को समझने, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दूध सबने गर्म किया होगा, दूध उबाला है मैडम? हाँ ना, मैं बोला करो, बोला करो। अगर आप नहीं बोलते हैं, क्विक जवाब नहीं देते हैं, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका दिमाग रेस्ट में चला जाता है, तो सोचने समझने की शक्ति भी कम होती है। तो अगर आप तुरंत क्विक जवाब देंगे इसका मतलब आप एक्टिव होकर बैठे हुए हैं। समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो हाँ ना में जवाब देते रहा करो। तो दूध सबने गर्म किया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसने दूध ना गर्म किया हो? इधर भी दो दो तीन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन? अनुराधा सिंह जी, नेहा दिवाकर जी, आप लोग भी बोलती रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दूध सबने गर्म किया है। तो जब आप दूध गर्म करते हैं तो दूध मेनली 3 पार्ट में बंटता है। दूध कभी सोचा है, कभी देखा है उसको गर्म? काम करते हो उसको देखा करो, हर चीज से कुछ सीखने की कोशिश करो। तो जब आप मिल्क को गर्म करते हैं तो वो कैसे कैसे गर्म होता है उसको समझने की कोशिश करें। सबसे नीचे एक मोटी सी परत, गाढ़ी गाढ़ी परत जम जाती है। और अगर हांडी वगैरह हम गर्म करते हैं तो चीज ज्यादा देखने को। फिर इसके बाद मिल्क होता है, ऐसे ये मिल्क हो गया। और सबसे ऊपर एक मोटी सी परत और जमती है जिसको आप मलाई कहते हैं। जमती कि नहीं जमती है? ये सबसे हल्की होती है इसीलिए ऊपर तैरती है। सबसे हल्की होती है लेकिन सबसे मजबूत होती है। अगर ढंग से मलाई जमी हुई है तो उसको आप हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जिस अर्थ क्रस्ट पर हम बैठे हुए हैं, ये पूरी दुनिया बसी हुई है, ये एक्चुअली अर्थ पर मलाई की तरह है। मजबूत है लेकिन सबसे हल्की है। इसकी जो डेंसिटी है वो एन एवरेज 2.7 पर सीसी है। इतनी कम डेंसिटी है लेकिन ये मजबूत है और ऊपर है। ठीक है, इसके बाद ये आपका मिल्क का पोर्शन हो गया, ये दूसरी दूसरी लेयर्स हो गई। और सबसे अंदर सबसे भारी चीज मौजूद है। एक्चुअली जब दूध आप गर्म करते हैं तो जो दूध का मेन हिस्सा होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है। और कैल्शियम भारी होता है। तो जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम धीरे से नीचे की तरफ बैठता है और वो जो खूब मोटी सी नीचे एक लेयर जमती है, वास्तव में दूध का सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खाने योग्य पोर्शन वही होता है। क्योंकि वो मलाई जो नीचे की होती है वो पूरा पूरा क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो नीचे आ गया। इसी तरीके से हमारा अर्थ का सिस्टम है। सबसे भारी चीजें कहां होंगी, अंदर होंगी। और सबसे हल्की चीजें कहां होंगी, बाहर होंगी। अब इसको हम फिजिक्स के तहत प्रूव करेंगे, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी लगाएंगे। ठीक है, तो जब फिजिक्स को इसमें यूज करोगे, ये क्या हो रहा है भाई जरा देखें। 10 मिनट्स, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। इतनी जल्दी 10 मिनट्स? अपडेट कर दें इसको? अच्छा, साइड से हटा दें, ठीक।
फिर से हमें रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो कॉन्सेप्ट है, जैसे एग्जांपल, जब आप किसी चीज को एक जगह पर रोटेट करेंगे, यानी किसी भी चीज को जब एक्सिस पर घुमाएंगे, तो प्रेशर किस तरफ लगेगा? बाहर की तरफ। कोई चीज कहां भागना चाहेगी? बाहर की तरफ। समझना, चीज बाहर की तरफ निकलना चाहेगी। तो जो अर्थ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, भारी चीजें अंदर तो हैं यहां पर, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है और अपने ऑर्बिट पर भी रोटेट करती है। ठीक है, अपने ऑर्बिट पर जो रोटेट करती है वो 1,07,600 1,07,000 सॉरी गलती हो गई, वो 1,07,600 नियर अबाउट 600 किलोमीटर, 1,07,600 ये समथिंग कुछ भी है किलोमीटर पर आर की स्पीड से घूम रही है। यानी इतनी स्पीड से पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूम रही, समझना। और एक्सिस पर 1610 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अपने एक्सिस पर घूम रही। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाहर की तरफ प्रेशर क्यों है? तो प्रेशर दो वजह से बाहर की तरफ है। नंबर एक, हीट की वजह से ये बाहर की तरफ है। दूसरा, एक्सिस पर रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर किधर की तरफ लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है। समझना, यानी पृथ्वी अपने आप में विस्फोट करना चाहती है, यानी एक बिग बैंग करना चाहती है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो उस पर अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। तो एक साथ कई तरह के प्रेशर, यानी कई तरह की मैकेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर एक साथ अप्लाई होती है, एक चीज नहीं अप्लाई होती। ठीक है, जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ आ रही है। तो एक चीज नहीं है कि सिर्फ गर्म है इसलिए बाहर आ रही है, रोटेशन है इसलिए बाहर आ रही है। ठीक है, और जो रोटेट कर रही है वो अपने एक्सिस पर थोड़ा झुक के रोटेट कर रही है। ठीक है, तो एक्सिस पर घूमने की वजह से चीज कहां जाएगी? बाहर की तरफ आएगी, इसलिए हमको चीजें बाहर की तरफ मिलती हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और एक अगली चीज बताते हैं। ठीक, समझते जाओ, लिखने के चक्कर में कम पड़ो, दिमाग में लिख लो। किताबों में तो सब दुनिया में लिखा हुआ है, उसको लिख के करोगे भी क्या? ठीक है, उसको लिख के क्या करोगे? ठीक है, अब बात आती है, थोड़े से क्वेश्चंस आपके ऊपर प्लेनेट से आ सकते हैं, तो सब पर थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मरकरी पर बात करेंगे। मरकरी क्या है? बुध क्या है? एक्चुअली जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो ऑस्टियोलॉजी और केमिस्ट्री जो भी है वो भी बहुत कुछ जो है ग्रहों पर डिपेंड ऑन है। ग्रहों की दशा को पढ़कर हम बता देते हैं कि कोई क्या करेगा। ठीक है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और हमारे यहाँ कोने पे एक चाय बेचता है, वो जिंदगी भर से चाय ही बेच रहा है, वो बेचारा जो है पार्षद नहीं बन पाया। एक मंदिर में घंटा बजाने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, जाने कितने बजा रहे हैं, कुछ बन ही नहीं पा रहे हैं। तो वो उन्हीं को बनना था, क्योंकि ग्रह दशाएं कुछ इस तरह की रही होंगी उनकी। ठीक है, तो जो मरकरी है, हम अपनी बात करेंगे, अपने पे आएंगे। मैंने ये बात इसलिए बताई कि हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी धीरू भाई अंबानी नहीं बनता। समझना मेरी बात। तो कौन क्या बन जाए ये सब किस पर डिपेंड है? काफी कुछ मैं ऐसा मानता हूं ग्रहों पर डिपेंड है। वैसे बहुत पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं, खास तौर से जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो कहते हैं मैं ये सब नहीं मानता, ये सब फालतू वाली बातें हैं, सब कुछ किससे है? कर्म से है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हर किसी को मालूम है कि अगर 7-8 घंटे मन लगा के पढ़ लो तो इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। इंडिया तो छोड़ दीजिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, कुछ हो, एसआईआर हो। तो क्यों नहीं पढ़ लेता आदमी? क्योंकि ग्रह दशाएं पढ़ने नहीं देती। ठीक है, मंगल भारी हो जाएगा, मंगल नीच का होके कर्म भाव में आ जाएगा तो आदमी को मोहब्बत हो जाएगी। समझ गए? और शनि नीच का होके वह भाव में चला जाएगा तो बिग बाजार के 3rd फ्लोर पर आदमी पैसा खर्च करने लगेगा। समझ रहे होगे सारा किस तरफ है? ठीक है, डोमिनोज के पिज्जा और वगैरह वगैरह पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब चीजें कोई कहे होता है नहीं होता है, ईश्वर जाने, लेकिन हमें कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। चलिए, तो हम लोग अपने फंसे पॉइंट पे वापस लौटते हैं, मरकरी पे बात करते हैं। मरकरी में क्या है समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अर्थ के सॉरी
सन के सबसे करीब है, और सन बर्न का सबसे बड़ा असर किस पर आता है? मरकरी पर आता है। सबसे सॉलिड प्लेनेट है, अपने मास के हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेड है। वेटेड ज्यादा होने की वजह से इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं, सिर्फ पढ़ा है। आज दिन तक टीचर ने पढ़ाया, किसी से पूछो बता भी नहीं पाएगा क्यों नहीं है। भाई क्यों नहीं है? सबको, किसी को 16 दे दिए, किसी को 22 दे दिए, किसी को 2 दे दिए, किसी को 12 दे दिए। मरकरी को क्यों नहीं दिया एक भी सैटेलाइट? तो उसको समझने की कोशिश करिए। मरकरी भारी है, ठीक है, और सबसे छोटी ऑर्बिट है उसकी, तो बड़े आराम से वो रोटेट करता है। जैसे एग्जांपल, एक भारी चीज को, किसी सॉलिड चीज को आप किसी धागे से बांधो और उसको आराम से ऐसे ऐसे नचाओ, जैसे लंगड़ नचाया जाता है, तो बड़ी स्मूथली नाचेगा, वो वाइब्रेट नहीं करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सन है जो सन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे ज्यादा जी किसमें है? अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि जो ब्लैक होल है, इस पर अभी थोड़ी सी डिस्कवरी चल रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सन की डेड बॉडी है वो ब्लैक होल है, क्योंकि सन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले गैसीय पुंज, ठीक है, इसके बाद भ्रूण तारा, इसके बाद स्टेबल स्टार परिपक्व तारा, फिर रक्त दानव, फिर सुपरनोवा, ठीक है, इसके बाद ब्लैक होल। तो जो सन की अंतिम स्टेज है ब्लैक होल, इसकी ग्रेविटेशनल पावर जो है वो मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं। और सन की ग्रेविटेशनल पावर जो है, ये ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पावर, इट मींस सन की ग्रेविटेशनल पावर। तो सन की ग्रेविटेशनल पावर प्लैनेट्स को अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। जो प्लैनेट जहां पे हैं उनको अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। तो ये अपनी तरफ खींच रही है ऐसे, समझना। और इनका जो मूवमेंट है ये बाहर की तरफ भागना चाहता है। अगर समझना, किसी चीज को आप ऐसे नचा रहे हैं तो आपकी हाथ की पावर उसको अंदर खींचे हुए, छोड़ देंगे तो बाहर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से पूरी दुनिया में जितनी भी ये यूनिवर्स है, ये मूवमेंट की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इन प्लैनेट्स में मूवमेंट नहीं होगा तो फिर से क्या हो जाएगा? बिग बैंग हो जाएगा, फिर सब आपस में लड़ जाएंगे और सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जो बिग बॉस ने चीजों को बनाया है, बिग बॉस मतलब वो वाले टीवी वाले नहीं, बिग बॉस मतलब भोलेनाथ, उनका समय भी चल रहा है। तो जो बिग बॉस ने चीजों को बनाया, बड़ा सोच समझ के बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये घूम रहे हैं। अब जी सबसे ज्यादा किस में है? ब्लैक होल में। और ब्लैक होल क्या है? डेड बॉडी ऑफ सन। तो अब समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज लगने जा रही है, इसको समझने की कोशिश। चलो इस कॉन्सेप्ट को समझो। एक्चुअली ज्योग्राफी बिना फिजिक्स के पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स थोड़ी अगर आती होगी तो ज्योग्राफी अच्छी समझ में आएगी। ठीक, अब उसको देखना शुरू करिए। किसी प्लेनेट के पास अगर सैटेलाइट नहीं है, उसके दो कारण हैं। या तो उसका मूवमेंट स्लो हो, तो जब कोई चीज धीमे धीमे घूमेगी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल, साइकिल अगर 20-25 की स्पीड से ज्यादा चलाओगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी अर्थ के साथ ग्रिप कम होती है, यानी जी ढंग से काम नहीं करती। लेकिन जो बाइक्स हैं वो 50, 60, 70 तक बड़े आराम से चलती हैं, लेकिन उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। जो बुलेट है वो 90 और 100 तक बड़े आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भारी गाड़ी है और उसकी ग्रिप थोड़ी ज्यादा होती है टायरों की। और जो जितनी बड़ी गाड़ी है, जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां, उनके टायर बहुत चौड़े होते हैं, ताकि उनका संपर्क अर्थ के साथ अच्छा हो और गाड़ी अच्छी स्पीड से चल सके और बढ़िया मूवमेंट के साथ वो ग्रिप के साथ रुक भी सके, कंट्रोल भी हो सके। तो जब किसी हल्की चीज को, यानी गुब्बारे को आप ऐसे बांधकर घुमाओगे तो वो पहले बड़ी मुश्किल से घूमेगा, और जब घूमेगा तो वो वाइब्रेट भी बहुत करेगा। यानी वो हो सकता है अपने एक्सिस को छोड़कर, हो सकता है वो अपने एक्सिस को छोड़कर, एक मिनट में ऑन कर दूं तो देखे भी नहीं,